तो आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड ग्रेविटेशन चैप्टर पहली बार आप अपने जीवन में नहीं पढ़ रहे हैं, आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ रखा है। क्लास 9th में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था और आप एक बार मार्क करके देखेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि ऑलमोस्ट 11 क्लास का जो सिलेबस है इज एट पार विथ 9 ओनली। 9th में जो चैप्टर आपने पढ़े थे उसी को आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्लास 11th में। तो खैर थोड़ा बहुत तो ग्रेविटेशन के बारे में आपको पता ही है। अभी हम लोग उसको थोड़ा सा और एलाबोरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। वहाँ पे सिर्फ आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशन मतलब एक सेंट्रल पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती की ओर खींच के रख रहा है। न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसको एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से हम जानते हैं। और वो लॉ क्या था? जो कहता था कि फोर्स जो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर लगाती है, एक मास दूसरे हेवनली बॉडी के ऊपर लगाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के ऊपर। और उसको फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ आपने लिखा था तो वो फॉर्मूला बन गया था F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये बेसिक आइडिया क्लास 9th से आप लोग ऑलरेडी कैरी करके आ रहे हैं। अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि कहां कहां पे और ये चीजें वैलिड हो जाती है और क्या क्या जगह है और कौन कौन से थ्योरीज आई जिसके बेसिस पे न्यूटन ये कंक्लूड कर पाए कि ये ऐसा है। निकोलस कॉपरनिकस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार ये कहा कि भाई धरती जो है वो रुकी हुई है और सूर्य जो है वो रुका हुआ है और धरती जो है वो चारों तरफ चक्कर काट रही, वो भी 1953 में। उससे पहले लोगों का मानना था कि धरती फ्लैट है और धरती फ्लैट है और हम लोग रुके हुए हैं और हम ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ऐसे सब कहानियां थी, पर ये कहानी तो खैर बहुत गलत है। वो रीजन मैंने क्या कह दिया 1953 सॉरी 1543 1953 ने 1543 में पहली बार ये कार्यक्रम कहा। तो आप लिखना स्टार्ट कर दिए। इट वॉज निकोलस NICHOLAS निकोलस कोपरनिकस COOPERNICUS Nicholas Copernicus, who first proposed in the year 1543 that earth moves around the sun. Earth moves around the sun. Earth move around the sun. मेरे ख्याल से हम लोग, हमारे ऋषि मुनि ये इससे पहले ही इस बात को जानते थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी को भूगोल कैसे बोला? भूगोल तभी हम किसी चीज को कह सकते हैं जब वो गोल हो, हमारी भूमि गोल हो। तो ये बात हमारे लोगों को और पहले से भी पता था, पर ये एक जनरल टेंडेंसी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक वेस्टर्न पीपल एंड वेस्टर्न ऑथोरिटीज दे डोंट कंफर्म कि ये सही है, लोग उसको विश्वास नहीं करते हैं। और धीरे धीरे ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि हाँ जो भी हमारे ऋषि मुनि जो ओल्ड मॉन्क्स बोल के गए वो सारी की सारी बातें सही हैं। और अब तो दुनिया भी लोहा मान रही हमारे टेक्नोक्रेट्स का। आपने कल ही एक न्यूज़ पढ़ा होगा, ट्विटर के CEO क्या नाम है उनका, IIT बॉम्बे के एलुमिनस 2005 कंप्यूटर साइंस पास आउट, क्या नाम है उनका? पालम अग्रवाल। तो अब जितने बड़े बड़े फर्म्स हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोब हो गया, IBM हो गया, ट्विटर हो गई, नोकिया हो गया, सारे बड़े बड़े फर्म्स के CEO इंडियन टेक्नोक्रेट्स यानी इंडियन ही अब वहां जाकर और अपना परचम लहरा रहे हैं। एलन मस्क ने भी कहा कि USA इज ग्रेटली गेटिंग बेनिफिटेड बाई ऑल द टेक्नोक्रेट्स फ्रॉम इंडिया। लेकिन एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर एक छोटा सा मुझे लूप होल भी दिखाई दे रहा है कि अब सारे लोग अगर बाहर जाके परचम लहरा रहे तो फिर इंडिया का क्या होगा? तो ब्रेन ड्रेन रोकना पड़ेगा, ब्रेन ड्रेन को रुकना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए कि हमारा ब्रेन हमारे काम आ सके। हम नहीं कर पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है भारत का। खैर, तो कोपरनिकस ने पहली बार ये बात बताई, उससे पहले भी हमारे लोगों को ये बात पता थी, लेकिन पढ़ाई के दरमियान तो हम यही कहते हैं जो वेस्टर्न साइंस कहती है उसे ही हमें ध्यान रखना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, गैलीलियो वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दैट Galileo was the first to recognize that all bodies, irrespective of their masses, Galileo was the first to recognize that all bodies, irrespective of their masses, fall towards the earth with constant acceleration.
Galileo was the first to recognize that all bodies, irrespective of their masses, fall towards the earth with constant acceleration. तो गैलीलियो ने फिर एक नई बात कही कि दुनिया में जितने भी हेवनली बॉडीज हैं या जो भी अदर प्लैनेट्स हैं वो अर्थ की ओर खींचे चले आ रहे हैं विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन. खैर बाद में चल के ये बात गलत हुई. कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अगर वो खींचे चले आ रहे होते तो फिर एक दिन आके टकरा जाना था उनको, और अगर वो टकरा जाते तो फिर कहानी खत्म हो जानी थी. तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो खींचा तो जरूर आ रहा है हमारी ओर, पर उसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हम उसको, वो भी हमें खींच रहा है. या इस तरह से एक म्यूचुअल एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है सारे प्लैनेट्स के बीच में. तो देखते हैं आगे चल के फिर धीरे धीरे और क्लियर होंगी बातें. पैराग्राफ चेंज करें. नेक्स्ट साइंटिस्ट जो इसी दिशा में फर्दर और खोज किए जिनका नाम था केपलर, और केपलर ने फिर अपने लॉज भी दिए हैं प्लैनेटरी मोशन के, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के. राइट. केपलर बिलीव्ड दैट हेवन mysterically obeyed a mathematical order unlike anything on earth. Kepler believed that heaven mysterically obeyed a mathematical order unlike anything on earth. तो कहा अर्थ पर जैसे दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं, ये पूरा का पूरा जो हेवन है यानी जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ये भी किसी ना किसी इक्वेशन पर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है. अब वो इक्वेशन क्या है ये केपलर को पता नहीं थी, वो बात अलग है, पर इन्होंने इतना जरूर कह दिया था कि जैसे धरती के ऊपर दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, ऐसे ही हेवन में जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी मेटेरॉइड्स हैं, जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, जितने भी अदर डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, आपस में वो लोग भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो ये जो इंटरैक्शन है ये किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑर्डर का है. जिस ऑर्डर के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं था, उस ऑर्डर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, पर इतना जरूर कह गए कि कोई ना कोई ऐसा मैथमेटिकल मॉडल जरूर होगा जो धरती पर जैसे दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन होता है वैसे ही हेवनली बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन होगा. तो ये तीसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ इंसाइट दिया. एंड द फोर्थ साइंटिस्ट वाज न्यूटन. The fourth scientist was Newton. पैराग्राफ चेंज करके लिखें. Newton, who not only provided explanation in his famous square law of gravitation. Newton, who not only provided explanation in his famous square law of gravitation, but managed to synthesize the explanation of motion on the earth, managed to synthesize the explanation of the motion on the earth and motion in the heaven. तो he was the first scientist वो मैथमेटिकल मॉडल दे पाए, मैथमेटिकल इक्वेशन दे पाए, और उन्होंने सिर्फ इक्वेशन ही नहीं दिया, साथ साथ उस इक्वेशन के साथ साथ एक एक्सप्लेनेशन भी दिया जिसमें वो मोशन ऑफ द प्लैनेट्स के बारे में बात कर पाए. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ग्रेविटेशन के फील्ड में, जो आज के दिन में हम लोग ये सारी बातें कर पा रहे हैं, और इसको करने में हमें लगभग 200-300 साल का समय लग गया. और आज जब 400 साल 500 साल के बाद हम लोग ये सब चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो एक दिन में नहीं हुआ है कि हम इतना परफेक्ट मॉडल बोल पा रहे हैं कि एक दो बॉडी है जिसका मास m1 है m2 है, वो अगर इतनी दूरी पर है तो वो इतने ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. ये सारी बॉडीज इक्विलिब्रियम में अपने आप में रुकी हुई हैं, जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर चक्कर काट रही हैं. बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं जो हमें और भी बहुत कुछ समझना है, और इसके लिए एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोफिजिक्स. लोग पहले पढ़ते थे एस्ट्रोफिजिक्स, अब वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स बहुत कम लोग सेलेक्ट करके पढ़ रहे हैं. और मुझे लगता है कि जिन लोगों को तारों में और ये हेवनली बॉडीज में ज्यादा इंटरेस्ट है उनको एस्ट्रोफिजिक्स जरूर एज अ कैरियर अपनाना चाहिए. खैर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेडिंग डालें. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेरिवेशन करने से पहले हम लोगों को और जितने भी लॉज हैं जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बनाने में मदद किए हैं उसके बारे में पहले पढ़ना चाहिए. लिखें. इटालियन फिजिसिस्ट गैलीलियो, इटालियन फिजिसिस्ट
गैलीलियो 1564 to 1642, 1564 to 1642, who recognized all the heavenly bodies like the sun, the planet, etc., who recognized all the heavenly bodies like the sun, the planet, etc., are moving around the earth, which is stationary, is moving around the earth which is stationary. तो उन्होंने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं या जो सन है वो धरती स्टेशनरी है और ये सारी चीजें उसके ऊपर क्या कर रही हैं, घूम रही हैं. And was taken as the center of universe for about 2000 years ago. For about 2000 years ago. तो 2000 साल तक ऐसा मानते थे हम लोग कि सारी चीजें क्या हो रही हैं, धरती फिक्स है और उसके चारों तरफ ये सूर्य, ये सारे मंडल. बिकॉज सीधी सी बात है, आप जहां से किसी दूसरे चीज को देख रहे हैं तो उस टाइम पे टेलीस्कोप डिस्कवर हो चुका था, इन्वेंट हो चुका था. तो टेलीस्कोप की मदद से जब आप देख रहे थे तो आप तो रुके हुए थे और आप जब किसी दूसरे चीज को देख रहे थे तो आपको वो क्या दिख रहा था, वो घूमता हुआ दिख रहा था. तो आपको ऐसा लग रहा था धरती पर बैठे हुए कि हम लोग रुके हुए हैं और ये सारी दुनिया जो है इस धरती के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, घूम रही है. ये तो तब एक्सप्लोर किया गया होगा जब आप कहीं ऊपर गए होंगे स्पेस में और वहां से जब आपने धरती को देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि धरती का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स. तो फिर हम लोगों को पता चला होगा कि नहीं यार धरती ही घूम रही है और कोई एक चीज है जिसे हम सन कहते हैं वो क्या है, फिक्स्ड है. पर फॉर मोर देन 2000 ईयर्स यही मान्यता रही कि धरती फिक्स है, बाकी सारी चीजें इसके अगल बगल घूम रही हैं. फुल स्टॉप. इट रिकॉर्डेड द मोशन ऑफ प्लैनेट. इट रिकॉर्डेड द मोशन ऑफ प्लैनेट in the same way as done by Galileo proposed a model. It recorded the motion of planet in the same way as done by Galileo proposed a model known as geocentric model. Proposed as geocentric model. तो एक मॉडल उन्होंने प्रपोज किया और उनका ऐसा मानना था कि जियोसेंट्रिक मॉडल उसको बोलते हैं, जैसे ये अगर हमारा अर्थ है तो ये जियोसेंट्रिक मतलब, जियो मतलब अर्थ यानी जिस पर हम रह रहे हैं, सेंट्रिक मतलब सेंट्रीपिटल कंसेंट्रिक सर्कल्स. तो उनका ऐसा मानना था कि दुनिया के जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो इसके रेस्पेक्ट में, कोई इधर घूम रहा है, सपोज दिस इज सम प्लैनेट, कोई यहाँ पे मान लीजिए ऐसे सन है तो ये एक अलग मोशन में कहीं और इस तरह से कहीं और घूम रहा है, ये इधर से ऐसे घूम रहा है. तो एवरी डिफरेंट प्लैनेट वाज मूविंग फ्रॉम विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर अर्थ. ये हम मान रहे थे कि ये रुका हुआ है और बाकी सारी चीजें इसके रेस्पेक्ट में इसके चारों तरफ क्या कर रही हैं, घूम रही हैं. तो गैलीलियो ने यही मॉडल प्रपोज किया. पर ऑब्वियसली आज के दिन में अगर हम सोच रहे हैं तो ये मॉडल गलत है. भाई हम तो जानते हैं कि सन रुका हुआ है और ये पूरा, अब तो ये भी पता है कि सन भी रुका हुआ नहीं है, सन भी मिल्की वे गैलेक्सी में घूम रहा है और एक सौर्यमंडल नहीं है, मोर देन 50 सौर्यमंडल्स, मतलब 50 से ज्यादा सूर्य मंडल्स है, माने सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट कर रहा है और वो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी आपस में क्या कर रही है, घूम रही है. उसका तो और साइंस डेवलप हुआ, अब तो कह रहा है पूरा यूनिवर्स ही एक दूसरे का में घूम रहा है. तो मैंने एक वीडियो भी आपको भेजा था उसके बेसिस पे जो ये कंफर्म कर रहा था. खैर साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, लेकिन जिस दिन आप आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज से 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं. उस 500 साल पुरानी बात में हमें ये ध्यान रखना है कि तब के जो साइंटिस्ट थे वो किस प्रकार से थ्योरी के बारे में सोच रहे थे. मतलब आप एक नई चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वैसे जैसे कोई पीएचडी में एक रिसर्च लिख रहा हो, वैसे ही ना ये लोग भी बैठे बैठे पूरा एक जीवन निकाल दिया यही बताने में कि धरती रुकी हुई और बाकी का पूरा जो प्लैनेट है वो घूम रहा है. फिर एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसने कुछ एक और एक इक्वेशन दिया, फिर एक तीसरा साइंटिस्ट आया जो कि 1800-1900 में आया और वो फिर मैथमेटिकल इक्वेशन दिया. तो 300-400 साल लग गए
वो सिर्फ इक्वेशन लिखने में। जो आज आप सीधे कह देते हैं कि न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ दिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g दे दिया जिसको न्यूटन ग्रेविटेशनल का वो कांस्टेंट कहते हैं और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम तो इसे 2 मिनट में बढ़ा दे रहे हैं, पर ऐसा करने के लिए उनको 300-400 साल लग गए। बहुत सारे साइंटिस्ट के स्टडीज किए गए, उसके बेसिस पर थ्योरी बनाई गई, फिर उसको सही गलत प्रूफ किया गया, हाइपोथेसिस बने होंगे, क्या क्या हुआ होगा रिसर्च में। खैर, लेटर ऑन, फुल स्टॉप देके लिखिए, लेटर ऑन more elegant and realistic model was proposed by Galileo himself. Later on, more elegant, elegant, elegant and realistic model was proposed by Galileo from his experiment studying on the moon and other planets. Later on, a more elegant and realistic model was proposed by Galileo from his experiment studying on the moons and the planet, in which the sun was the center around which the sun was the center around which the planet revolves. Sun was the center around which the planet revolves. और अब हमने कहा कि अब सूर्य जो है वो क्या है, स्टेशनरी है, एंड ये जो प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो अब थोड़ी सी थ्योरी धीरे धीरे गैलीलियो की मदद से अब एक नई मॉडल आई, और वो नई मॉडल जो थी उसका नाम क्या था, दिस मॉडल वॉज नोन एज हेलियोसेंट्रिक मॉडल, HELIO सेंट्रिक मॉडल, हेलियोसेंट्रिक मॉडल, HELIO सेंट्रिक मॉडल। तो दिस मॉडल समहाउ आज भी ट्रू हम मान सकते हैं, और इसलिए गैलीलियो को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दी एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में इसलिए हम उनके ज्यादा महत्व देते हैं गैलीलियो का, क्योंकि अगर गैलीलियो नहीं होते तो शायद मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली भी हमें यह बात पता नहीं चलती। गॉट इट? देन उनका एक विद्यार्थी था जिनका नाम था टाइको ब्राहे, TYCHOBRAHE, TYCOBRAHE, comma, he spent his entire lifetime recording the observations of the planet, he spent his entire lifetime recording observations of the planet with the naked eye. His assistant Johannes Kepler, JOHANNES, Johannes Kepler compiled his data. उनका असिस्टेंट जो था वो कौन था? केपलर उनका असिस्टेंट था। उन्होंने जो अपने जिंदगी भर में ऑब्जर्वेशन किया विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप कि ये प्लैनेट का ऐसा मूवमेंट रह रहा है, ये प्लैनेट का ऐसा मूवमेंट रह रहा है, उनके सारे डेटा को एनालाइज करके केपलर ने 3 लॉ दिए। तो केपलर का इसमें कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, क्योंकि सारा ऑब्जर्वेशन किसने किया था? उनके प्रोफेसर ने। पर उनका जो असिस्टेंट था, उनके मर जाने के बाद या शायद वो जिंदा ही रहे होंगे पर ज्यादा काम के नहीं रह गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे, तो उन्होंने फिर क्या किया, उनके सारे डेटा को एनालाइज किया, और एनालाइज करके उन्होंने 3 लॉ दिए जिनको हम केपलर्स के प्लैनेटरी मोशन के लॉ के बारे में जानते हैं। तो हिज असिस्टेंट जोहानेस केपलर कंपाइल्ड हिज डेटा एंड एनालाइज्ड द डेटा एंड गेव द फॉलोइंग केपलर्स लॉ क्या क्या केपलर्स लॉ में उन्होंने दिया? तो अभी हेडिंग डालिए, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये 2 मॉडल जरूर उसके नीचे बना लीजिएगा। आप लोग तो हेडिंग डाल लिए होंगे।
पर एक जरूर मॉडल बता दीजिएगा कि भाई एक जियोसेंट्रिक मॉडल था, ये भी किसने दिया, गैलीलियो ने दिया, और ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल है, ये भी गैलीलियो ने दिया। दिस वाज गिवन इन द अर्ली स्टेज ऑफ गैलीलियो बट दिस वाज गिवन ऑन द लेटर स्टेज, और लेटर स्टेज में जो उन्होंने एक मॉडल दिया वो आज भी ट्रू है। तो ये दो मॉडल हैं। उसके बेसिस पर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था टाइको ब्राहे, उन्होंने अपनी पूरी जीवन नेकेड आई से, मतलब टेलीस्कोप की मदद से सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने में पूरा जीवन पार कर दिया कि प्लैनेट्स किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। और उनका जो असिस्टेंट था या उनका चेला था वो केपलर, उन गिवन डेटा के बेसिस पर पूरा का पूरा उन्होंने केपलर का 3 नियम दिया, जिसकी मदद से फिर न्यूटन फर्दर इस स्टडी को आगे कंटिन्यू कर पाए। तो आपने हेडिंग डाला है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को हम लोग अब पढ़ते हैं। मिटा दूं इसे, चलिए। तो अब केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में पढ़ते हैं। केपलर ने 3 लॉ दिए, लिखिए, देयर आर 3 साइंटिफिक लॉज, देयर आर 3 साइंटिफिक लॉज डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। देयर आर 3 साइंटिफिक लॉज डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। 3 साइंटिफिक लॉज दिए गए जो प्लैनेटरी मोशन को किस तरह से हो रहा है हमारे हेवन में, उसको उन्होंने बताया। पहला, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर ने पहला जो लॉ दिया वो कैसा दिया उसको जरा देखिए। उन्होंने कहा कि अगर ये हमारा सन है, दिस इज योर सन, तो इसके अक्रॉस जितने भी प्लैनेट्स मूवमेंट कर रहे हैं वो प्लैनेट्स एक हेलिकल पाथ में मूवमेंट कर रहे हैं। कैसा पाथ में? इलिप्टिकल पाथ, हेलिकल बोल दिया, सॉरी, इलिप्टिकल पाथ में मूवमेंट कर रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय इलिप्टिकल पाथ? इलिप्टिकल पाथ मतलब अंडाकार, अंडे के शेप के पाथ में वो मूव कर रहे हैं। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। और उन्होंने कहा कि ये जो सूर्य है ये एक इलिप्स के माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स का मोशन है वो उस मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे हमारा सन प्रेजेंट है, और ये जो प्लैनेट्स हैं ये इसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से मूव कर रहे होते हैं। और इन्होंने ही ये पहली बार बताया कि ये जो मूवमेंट है प्लैनेट का वो सर्कुलर नहीं है, वो कैसा है? वो इलिप्टिकल है। ये जो मूवमेंट है प्लैनेट का वो सर्कुलर मोशन में नहीं है, दिस इज प्योरली इलिप्टिकल इन मोशन। तो लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ all planets move in an elliptical orbit. All planet moves in an elliptical orbit with the sun situated at one of its foci, FOCI. FOCI क्या होता है? फोकी इज दी प्लूरल ऑफ फोकस, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकी ऑफ इलिप्स। FOCI, फोकी इज प्लूरल ऑफ फोकस ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक यहां पर होता है और एक जब यहां पर इंटरसेक्शन होगा तो एक यहां होगा, 2 जगह पे होगा। तो किसी एक जगह पे अगर आप सूर्य को रख रहे हैं किसी एक फोकस पर, तो ये इस प्रकार से जो आपका कोई भी प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ में इस तरह से, वो सर्कुलर पाथ नहीं है, वो कैसा पाथ है? इलिप्टिकल पाथ है। दिस लॉ, फुल स्टॉप, दिस लॉ आइडेंटिफाइज दैट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is constantly changing as earth goes around its orbit.
अर्थ गोज अराउंड इट्स ऑर्बिट, अर्थ गोज अराउंड इट्स एक्सिस। यहां से यहां की दूरी जो है इसको 2b बोल रहा हूं, यहां से यहां की जो दूरी है इसे 2b बोल रहा हूं। 2b is the 2b is it is minor axis का लेंथ। 2b is equal to length of minor axis एंड यहां से यहां की जो दूरी है that is 2a which is length of major axis, major axis की दूरी 2a के बराबर एंड माइनर एक्सिस की दूरी इज इक्वल टू, और इसका जो आधा होगा b, दैट इज b इज इक्वल टू होगा सेमी माइनर एक्सिस और a जो होगा वो क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस। वैसे आप लोगों को तो ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में, जहाँ पे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और सारी चीज़ें हैं वहाँ पर मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पर आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वहाँ आप देख के पढ़ लीजिएगा इसे। उसके नीचे ये डायग्राम बना लीजिए और आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर क्षण, अब जैसे अर्थ यहाँ पर है और सन यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसकी दूरी जो है वो रिलेटिवली क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहाँ पर दूरी कुछ और है, सपोज दिस डिस्टेंस इज b, दिस इज a, पर दिस इज समथिंग ग्रेटर देन a एंड b, ये अलग है। फिर यहाँ पर भी कुछ दूरी इसकी, सब पॉइंट पे इसकी दूरी अलग अलग होगी, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड दिस इज नॉट a एक्चुअली, ये a नहीं होगा, a तो एग्जैक्टली सेंटर से आएगा क्योंकि ये सेमी मेजर एक्सिस होगा, तो इधर का a होगा और उधर का a होगा, तो a से कुछ कम ही आएगा। तो हर जगह इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहली बात, फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया। फर्स्ट लॉ क्या था कि सर्कुलर ट्रैक नहीं है। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि सन बीच में है और उसके चारों तरफ, आपने रदरफोर्ड मॉडल में भी ये देखा होगा, रदरफोर्ड ने भी ये कहा था कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली अलाइंड है और धरती जो अर्थ है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। बाद में चल के ये बात गलत हो गई, ऐसा नहीं था। तो केपलर ने भी जिस तरह यहां गलत किया, वो रदरफोर्ड का भी मॉडल वहां पे जाके गलत हो गया था। नेक्स्ट, केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया। फर्स्ट लॉ का क्या नाम है, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। उन्होंने ऑर्बिट का जो शेप है उसके बारे में बताया। सेकंड इज केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया। केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्पीड ऑफ प्लैनेट varies in such a way that the speed of planet varies in such a way that, ये लिख लिया ना सब लोगों ने, चलिए, the speed of planet varies in such a way that, the speed of planet varies in such a way that the radius vector drawn from the sun to the planet, the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out, SWEEP, sweeps out equal area in equal interval of time, equal area in equal interval of time. That is, the aerial velocity of the planet around the sun is constant. That is, the aerial velocity of the planet around the sun is constant. अब ये सेकेंड बात जो उन्होंने कही है उसको जरा ध्यान से हम लोग समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा केपलर के दूसरे लॉ में कि सपोज करिए किसी एक जगह पर यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये आपका सन है, दिस इज योर सन, दिस इज योर सन। अब ये सन है, तो सपोज करिए एक बार प्लैनेट का मूवमेंट कुछ यहां से यहां हुआ, प्लैनेट हैज मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। तो यहां से जब प्लैनेट यहां मूव किया है तो इसे कुछ टाइम t1 लगा होगा। सिमिलरली एक सेकेंड सिनेरियो उन्होंने कहा कि सपोज करिए प्लैनेट जो है वो यहां से यहां मूव किया है,
सपोज द प्लैनेट हैज मूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो पहले मैं इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ देता हूं, ये इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ देता हूं, फिर मैं इसे भी इस प्रकार से जोड़ता हूं, और एक तीसरा और एक मूवमेंट देखते हैं जहां पे कुछ इस प्रकार से प्लैनेट का मूवमेंट है, इसे भी मैं इस प्रकार से जोड़ देता हूं। तो ये लॉ जो है वो क्या कहता है उसको जरा ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कह रहा है कि जब कभी भी कोई प्लैनेट इस इलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो जब ये यहां से यहां ट्रैवल किया होगा इसने कुछ समय t2 लिया होगा, और जब ये यहां से यहां ट्रैवल किया होगा इसने कुछ समय t3 लिया होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 है, मतलब समय जो लगा है इन तीनों जगहों पर वो बराबर है, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3। अगर ऐसा है तो इसने जो एरिया स्वैप किया है, इसने जो एरिया स्वैप किया है, ये जो एरिया इसने स्वैप किया है, इफ दिस इज A1 एरिया, अगर मैं इस एरिया को A1 एरिया बोल रहा हूं, दिस एरिया इज A2 एरिया, इसे आप थोड़ी देर के लिए A2 एरिया मान रहे हैं, और इस एरिया को आप क्या मान रहे हैं, दिस इज A3 एरिया, इसे आप A3 एरिया बोल रहे हैं। तो ये जो A1 एरिया है, A2 एरिया है और A3 एरिया है, ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, अगर समय जो इस में लगा है वो क्या है, बराबर है। इफ द टाइम टेकन टू ट्रैवल अ प्लैनेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर is same for 3 different situation, then the area which has been swept is equal. If ऐसा है then A1 is equal to A2 is equal to A3, और ऐसा तभी होगा जब एरियल वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो डिस्टेंस भले ही अलग अलग ट्रैवल किया गया हो, यहां पे डिस्टेंस बहुत कम ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पे उससे थोड़ा ज्यादा और यहां सबसे ज्यादा, पर जो एरिया इसने स्वैप किया है वो तीनों में क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑटोमेटिकली जो प्लैनेट का मोशन है अराउंड द सन, वो इक्वल एरिया स्वैप करने के लिए जो डिस्टेंस और टाइम का जो कॉम्बिनेशन है उसको वो ऑटोमेटिकली क्या करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है। अगर मैं ये एक और बात आपसे कहूं कि यहां पर जो डिस्टेंस हुआ होगा उसे मैं S1 बोलता हूं, यहां पर जो डिस्टेंस आया होगा उसे मैं S2 बोल रहा हूं, और यहां जो डिस्टेंस आया होगा S3 आया होगा, मैं भी कह सकता हूं कि S1 इज नॉट इक्वल टू S2 इज नॉट इक्वल टू S3। डिस्टेंस विल नॉट बी सेम, डिस्टेंस सबका अलग अलग होगा, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह प्लैनेट ने जब मूव किया है तो एरिया जो उसने स्वैप किया होगा वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और ऐसा तभी संभव है जब उसका एरियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहां से यहां जब मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी यहां से यहां जब मूव कर रही होगी और यहां से यहां मूव कर रही होगी तो वो वेलोसिटी इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा सो दैट कि एरिया जो वो स्वैप करने वाला है वो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। व्हाट इज एरियल वेलोसिटी, तो उसका एक परिभाषा लिख लीजिए। व्हाट इज एरियल वेलोसिटी, राइट। एरियल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन यूनिट टाइम। Aerial velocity is defined as the area swept by the radius vector in unit time। और यहां पर रेडियस वेक्टर आप किसे बोलेंगे, तो ये जो वेक्टर है इसे ही आप रेडियस वेक्टर बोलेंगे। ये जो वेक्टर है यहां से वहां की जो दूरी है इसे ही आप रेडियस वेक्टर बोलेंगे। तो रेडियस वेक्टर के रेस्पेक्ट में जो पर यूनिट टाइम वेलोसिटी दिखाया जा रहा है, जो एरिया स्वैप किया उसे ही हम क्या कहते हैं, एरियल वेक्टर कहते हैं। हेडिंग डालें, केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ पीरियड। अभी पहला क्या था, केप्लर्स का फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट ने क्या कहा कि इसका जो पाथ का है वो कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है, ये सर्कुलर पाथ नहीं है। केप्लर का दूसरा नियम क्या कहता है, केप्लर का दूसरा नियम कहता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, यानी द एरिया स्वेप्ट पर यूनिट एरिया इज कांस्टेंट। टाइम तीनों का अगर सेम होगा तो एरिया जो वो स्वैप करने वाला है उस इलिप्टिकल पाथ का वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और थर्ड लॉ कहता है केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड, ये जो टाइम है ये किस प्रकार से रिलेशनशिप में जाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप विथ टाइम एंड द एक्सिस का लेंथ, सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो लेंथ है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड,
square of the time period, according to this law, square of the time period of revolution of a planet around the sun is proportional to cube of semi major axis of its elliptical path is cube of the semi major axis of the elliptical path. सेमी मेजर एक्सिस क्या था? दी सेमी मेजर एक्सिस, ये इधर से इधर की जो दूरी थी वो तो सेमी माइनर एक्सिस था, और यहां से यहां की जो दूरी थी दैट वाज सेमी मेजर एक्सिस, यानी यहां से यहां की जो दूरी थी वो a थी। तो कह रहा है कि टाइम जो t है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? a क्यूब के बराबर है। ये रिलेशनशिप हमें पता चला, टी स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? a क्यूब के प्रोपोर्शनल है। a क्या है? a इज द डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मैंने इसके पीछे वाले डायग्राम में आपको लिखवाया हुआ है, सेमी मेजर एक्सिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखें। ये मिटा दूं? सबने ये वाला डायग्राम तो बना ही लिया होगा। चलिए, तो फिर तीसरा डायग्राम बनाना होगा जो तीसरे लॉ को डिनोट करता है, जहां पे आप लोग को ये दिखाना होगा कि क्या क्या रिलेशनशिप हैं अलग अलग विद प्लैनेट की दूरी एंड उसका जो एक्सिस के साथ उसका रिलेशनशिप है। ये इस तरह का इलेप्टिकल पाथ के बारे में हम लोगों ने बात किया। यहाँ पर कहीं पर प्लैनेट है, सॉरी यहाँ पर कहीं पर सन है, ये दूरी r1, ये दूरी r2, दिस इज रेडियल वेक्टर। यहाँ से यहाँ की जो दूरी थी ये टोटल 2b थी, तो ऊपर वाला क्या होगा? b होगा, और नीचे वाला भी b होगा। यहाँ से पूरी दूरी कितनी थी? 2a थी, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी रही होगी वो a रही होगी, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी रही होगी वो भी a रही होगी। तो यहाँ पे इनका कहना है कि a टाइम का स्क्वायर, जितना समय लग रहा है एक प्लैनेट को एक चक्कर काटने में, वो प्रोपोर्शनल है a क्यूब के। ये उन्होंने कहा है। एक रिलेशनशिप और यहां पर आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2a के बराबर है, तो a इज इक्वल टू क्या है? r1 प्लस r2 बाई 2। ये दिखाई दे रहा है क्या सबको? ये होगा। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अगर आप ठीक से देख पाए तो आपको दिख जाएगा कि ये r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2a। ये r1 और r2 मिलके ही तो ये 2a बन रहा है। तो ये एक रिलेशनशिप है वेयर r1 इज shortest distance of planet from the sun, where r1 is shortest distance of planet from the earth. r1 is the shortest distance of planet from the earth, from the sun, sorry from the earth बोल रहा हूं, from the sun। planet यहां पे प्रेजेंट है, ये shortest distance है, और r2 क्या है? r2 is the longest distance of planet from the sun। डन। नोट डाल के एक बात और लिख लीजिए, द थर्ड लॉ ऑफ केपलर इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द सोलर सिस्टम, द थर्ड लॉ ऑफ केपलर इज एप्लीकेबल not only to the solar system but also to the artificial satellite and the moon moving around the planet. The third law of Kepler is applicable not only to the solar system but also to the artificial satellites and the moon moving around the planet. तो केपलर का जो ये नियम है ये हर जगह वैलिड रह रहा है। गॉट इट?
चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि केपलर ने जो ये नियम कहा कि एरिया स्वैपिंग जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। और वो डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाता है, पर अगर डेरिवेशन अपने पास है तो वो उसने जो कहा है वो हमें थोड़ा सा विश्वास होने लगता है, क्योंकि जब कभी भी किसी चीज को आप मैथमेटिकली देख लेते हैं तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन अगर कोई चीज बोलने लग जाता है तो फिर आप उसको ट्रस्ट करते हैं। और ऐसे नहीं तो पहला वाला भाई वो इलिप्टिकल पाथ में जा रहा है, ये तो आपको भी टेलीस्कोप लेके देखना पड़ेगा। तीसरा वाला मैथमेटिकल इक्वेशन ही है, ये तो रिलेशनशिप है मैथमेटिक्स के मदद से, तो ये आप ट्रस्ट कर लेंगे क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन है तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल होगा। पहला वाला इलिप्टिकल पाथ है, आप भी टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको भी दिख जाएगा। पर दूसरा वाला जो है कि वो खुद कह रहा है एरियल वेक्टर जो है कांस्टेंट है, यानी एरिया स्वैपिंग पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट रह रहा है, तो कुछ तो इसके ऊपर मैथमेटिकल डेरिवेशन होना चाहिए। डेरिवेशन आपके लिमिट का भी होना चाहिए, मतलब आप समझ भी जाएं ऐसा होना चाहिए। लिखना स्टार्ट करिए। टू प्रूफ, या कई बार अगर एग्जाम में आ जाए ऐसा कि प्रूफ करिए कि एरिया कांस्टेंट होता है, तो आपको ये प्रूविंग भी पूछा जा सकता है कि इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। क्या है प्रूविंग, तो देखते हैं। ये अगर आपका सन है, ये एक इस तरह का एक इलिप्टिकल पाथ है, यहां पर सन है और यहां प्लैनेट है। प्लैनेट ने एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, इसे भी आर बोल रहे हैं, इसे भी आर बोल रहे हैं, और जो एंगल उसने ट्रैवल किया वो थीटा है। तो यहां से यहां की जो दूरी है उसे मैं आर डी थीटा कह सकता हूं, क्या बताइए? आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में इसे पढ़ा होगा। इफ इट इज स्मॉल एंगल तो आप लिख सकते हैं आर डी थीटा। अब अगर ऐसा है तो आप एरिया क्या लिखेंगे? ये जो एरिया स्वैप हुआ होगा यहां पर, इस एरिया को आप क्या लिखेंगे? तो एरिया इज इक्वल टू, अगर थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान हो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, क्लास 10th में आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो सब पढ़ा था, तो वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे मान रहे हैं कि एक ट्रायंगल बिकॉज दिस इज स्मॉल एरिया, तो क्या लिखते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या होगा? तो यहां पर बेस आर डी थीटा है, और हाइट क्या होगा? तो ये आर को ही हम क्या मान ले रहे हैं? हाइट मान ले रहे हैं। तो दिस इज द एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। इसको जरा आप लिखेंगे तो ये एरिया वेक्टर क्या कहलाएगा? दिस एरिया विल बी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? ये आपने लिख दिया। अब आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मैं इसे ना डेल्टा एरिया लिख लेता हूं, बिकॉज दिस इज नॉट द कंप्लीट एरिया, छोटा सा एंगल है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो आप लिख रहे हैं तो इसे भी डी ए लिख देते हैं। इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और इसको भी टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया। मुझे बताइए डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है क्या? हाफ आर ओमेगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। सर्कुलर मोशन जब पढ़ाया होगा तो मैंने बताया होगा डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है। अब एक टर्म बताइए एल, एल पढ़े थे क्या? एल इज एंगुलर मोमेंटम। ये किसके बराबर होता है? एम एम ओमेगा स्क्वायर आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर। एल इज एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम इज एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो एल क्या है? एम आर स्क्वायर ओमेगा है। यहां से अगर मैं आर स्क्वायर ओमेगा यानी एल बाई एम लिखूं तो किसके बराबर आएगा? आर स्क्वायर ओमेगा। तो मैं इस जगह पर ध्यान से देखिए, डी ए बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं? डी ए बाई डी टी कैन बी रिटन एज एल बाई टू एम लिख सकता हूं क्या? देखिए तो ध्यान से, आर स्क्वायर ओमेगा की जगह एल बाई एम, नीचे 2 पहले से लिखा हुआ था, यानी डी ए बाई डी टी कैन बी रिटन एज एल बाई टू एम। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, आपने पढ़ा है क्या टॉर्क के बारे में? टॉर्क नहीं पढ़ा है, अभी मैं खुद बता रहा हूं आपको। टॉर्क जो होता है, अरे टॉर्क तो पता होगा यार, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अभी अगर ये पूरे टर्म में रेडियस जो आपका यहां पे दिया हुआ है और जो फोर्स है उसके बीच का एंगल अगर आइदर 0 डिग्री हो जाए या फिर 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये अभी आप पढ़े नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, पर ये आप सोचिए कि अगर ये एंगल 0 डिग्री हो गया तो टॉर्क 0 होगा क्या? साइन 0 इज 0। टॉर्क पढ़ लेंगे, अभी ये रोटेशन चैप्टर में टॉर्क पढ़ लेंगे हम लोग। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अगर टॉर्क 0 हुआ
तो मैं ये कह सकता हूं ना कि dl बाई dt भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताता हूं। आपने लीनियर मोशन में ये पढ़ा था क्या कि अगर फोर्स को हमने कैसे डिफाइन किया था, dp बाई dt डिफाइन किया था क्या, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। जब आप लीनियर मोशन में करते हैं तो आप लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। ये आपने लीनियर फोर्स को डिफाइन किया है। जब आप एंगुलर फोर्स को डिफाइन करते हैं तो आप लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम बाई टाइम। तो अगर टॉर्क 0 है तो ये भी 0 हो गया। ये तब 0 होगा जब L क्या है, L कांस्टेंट है। यहां पे देखिए L और ये 2m ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। यानी dA बाई dt भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी ये इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। और किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन तभी 0 होता है जब उसका जो ये टर्म है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और यही तो उसने कहा है कि एरिया क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। एक छोटी सी चीज जो आप यहां नहीं समझ पाए बस वो यही है कि ये टॉर्क के बारे में आप नहीं समझ पा रहे हैं। टॉर्क अगर आप सीबीएसई के हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे, आईसीएसई के होते तो आप समझ भी जाते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। आपको मैंने कभी ना कभी जरूर बताया होगा, किसी भी चीज को जो आप रोटेशन देते हैं, ये गेट का एग्जांपल ही दिया होगा कि भी आप गेट को खोल रहे हैं तो आप हिंज पॉइंट से जितनी दूरी से उसको घुमाएंगे वो उतनी आसानी से क्या हो जाएगा, आपसे खुल जाएगा। लेकिन अगर हिंज पॉइंट के करीब से घुमाएंगे तो आपको खोलने में थोड़ी ताकत लगेगी। याद है, गेट को खोलने आप ऐसे भी डे टू डे लाइफ में भी आप घर का गेट अगर खोल रहे हैं तो वो जो उसका हैंडल है वो कहां रहता है, हिंज पॉइंट से सबसे एक्सट्रीम एंड पे कि एकदम हिंज पॉइंट के बगल में लगा देते हैं, एक्सट्रीम एंड पे। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो परपेंडिकुलर फोर्स है और वो उस हिंज पॉइंट से r दूरी पर होना चाहिए। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर हिंज r और f के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम होगा तो बड़ी आसानी से कम फोर्स में आपका क्या हो जाएगा, काम निकल जाएगा। यहां पर r और f के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। इफ r और f के बीच का एंगल 0 है तो टॉर्क क्या हो गया, 0। इफ टॉर्क इज 0 तो dl बाई dt 0, dl बाई dt 0 मतलब L कांस्टेंट। तो यहां तो L कांस्टेंट है, इसका मतलब dA बाई dt भी क्या हो गया, 0 हो गया। dA बाई dt 0, अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है इसका मतलब वो जो टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो एरिया क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। गॉट इट। चलिए यहां तक जल्दी जल्दी इस डेरिवेशन को अपनी कॉपी में लिखें। देन विल डिराइव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन का लॉ आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा था उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। बना लिया इसे, हेडिंग डालें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेडिंग डालें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसे मिटा दूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिटा दूं इसे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का जो नियम दिया है वो किस आधार पर दिया है उसे हम लोग चेक करते हैं। न्यूटन ने क्या दिया, ग्रेविटेशन का क्या नियम दिया न्यूटन ने, देखते हैं। न्यूटन ने कहा कि जब कभी भी कोई दो बॉडी, एक का मास m1 हो और एक का मास m2 हो, एक का मास m1 और एक का मास m2, और इनके बीच की दूरी कितनी बताई गई, r बताई गई, तो ये मास इसको अपनी ओर खींचता है। अगर ये इसे अपनी ओर खींचेगा तो किसी ना किसी एक फोर्स से खींचेगा और वो फोर्स होगा फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। जब ये बॉडी उसको अपनी ओर खींच रहा होगा तो आप लिखेंगे फोर्स ऑफ 2 बिकॉज ऑफ 1। डन। ये इस तरह से आपने दो बॉडीज बनाई और उसके ऊपर फोर्सेस दिखा दिए। तो यहां पर जब आपने न्यूटन ने लॉ कहा तो उन्होंने कहा फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses, F is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आपने जब इन दोनों को आपस में क्लब किया तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 बाई आर स्क्वायर के, और जब आपने इसके सामने प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट का साइन दिया तो एक कांस्टेंट आया जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये हो गया F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर G इज व्हाट, G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिख दीजिए इसे जल्दी अपनी कॉपी में, F इज इक्वल टू G टाइम्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर, where G is universal gravitational constant, where G is universal gravitational constant। लिख लिया सबने? G की वैल्यू लिख लीजिए, G is equal to 6.7 into 10 raised power minus 11। G is equal to 6.7 into 10 raised power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। और इसी g को जब आप CGS में लिखते हैं, ये आपने किस में लिखा है, SI में लिखा है, जब आप इसको CGS यूनिट में लिखेंगे तो ये G हो जाता है 6.7 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ग्राम स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ग्राम स्क्वायर। G नहीं लिखिएगा, GM लिखिएगा, कहीं G मतलब कहीं आप गलती से स्मॉल g भी ना समझ बैठे तो G नहीं करके उसको आप ये कर लीजिएगा। स्टेटमेंट लिख लीजिए, Newton's law of gravitational states that Newton's law of gravitation states that every body in this universe attract each other with a force, every body in this universe attract each other with a force whose magnitude is directly proportional to, Newton states that every body in this universe attract each other with a force whose magnitude is directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, inversely proportional to the square of distance between them। F12 का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड चेक करें, F12 मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड बॉडी, तो ये क्या होगा, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और जब आप F21 की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही करेगा, तो ये F1 G m1 m2 बाई आर स्क्वायर ही आएगा। और जब आप ऐसा देख पा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि F12 का मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, उसके नीचे मैग्नीट्यूड वाइज both the forces are equal, magnitude wise both the forces are equal, दोनों के दोनों फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। किस तरह से, मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन जब आप उसको वेक्टोरियली चेक करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि एक का डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ है, तो दूसरे का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो सेकेंड पॉइंट जो आप लिखेंगे वेक्टोरियली, F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर, ये सेकेंड पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए। वेक्टोरियली बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, वेक्टोरियली बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट इन
डायरेक्शन। कोई दिक्कत, यहां तक कोई इशू नहीं। तो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैंने आपसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पहले भी डिस्कस किया होगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पहला फर्स्ट इज, एक तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा न्यूक्लियर फोर्स। इन तीनों फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्स बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन हो सकता है, पर याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, वो कभी भी रिपेल नहीं करता, इट कैन नॉट बी रिपल्सिव इन नेचर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ग्रेविटेशन के बारे में, उसको आप लिखें, राइट, नोट डालकर लिखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। पहला, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जबकि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसके बावजूद भी ये ऑलवेज कैसा बिहेव करता है? अट्रैक्टिव फोर्स ही हो सकता है। वाइल अदर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उसी में लिखिएगा, वाइल अदर कॉन्टैक्ट फोर्सेस सच एज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, such as electrical and magnetic forces can be attractive as well as repulsive, can be attractive as well as repulsive, can be attractive as well as repulsive. Point number 2, the gravitational force is a conservative force. मैंने आपसे बताया होगा, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा। There are 2 types of forces, one is conservative forces, one is non-conservative forces. Conservative forces depends only on its initial and final position, whereas non-conservative forces depends upon its path also. तो हमने इसका बाकायदा वो पूरा डेरिवेशन करके आपको दिखाया होगा, एनर्जी कंजर्वेशन करके। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड फॉर पॉइंट मासेस। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज स्ट्रिक्टली फॉलोड फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मास मतलब आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है? एक पॉइंट मास है। पॉइंट मास अगर ये नहीं होगा और अगर ये एक्सटेंडेड बॉडी है, जो कि एक्चुअली एक्सटेंडेड बॉडी होता है, तो वहां पर जो आप दूरी ले रहे हैं आर, वो वेरी कर जाता है, क्योंकि आप रेडियस सरफेस टू सरफेस तो नहीं लेते, आप सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो सेंटर टू सेंटर जब लेंगे तो ये जो आर है कैपिटल, इसमें 2 छोटा छोटा आर और ऐड हो जाएगा। पर वो बात अलग है कि जब हम हेवनली बॉडीज की बात करते हैं, तो एक यहां पर है, तो एक यहां से लाखों किलोमीटर दूर है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसलिए अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर ये अजम्पशन तो ये है ना कि ये दोनों जो हेवनली बॉडीज हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। थर्ड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल। पार्टिकल का जो जिस मीडियम में प्रेजेंट है, वैक्यूम में प्रेजेंट है कि किसी मीडियम में प्रेजेंट है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर कोई एप्सिलॉन नॉट या म्यू नॉट इस तरह का कोई भी टर्म हमने यहां पे नहीं देखा है। म्यू नॉट होता तो फिर हम देते हैं परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है, वो कुछ ना कुछ वहां पे मीडियम डिपेंडेंट हो जाता, पर इस पे कोई मीडियम डिपेंडेंसी नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल, while electric and magnetic forces depends upon the nature of medium between the particle. While electric and magnetic forces depends upon the nature of medium between the particle. Next point, मेरे ख्याल से ये 5वां पॉइंट होना चाहिए। The electric and magnetic forces depends upon the nature of medium between the particle. Next, the value of G does not depend upon the nature or size of the masses. The value of capital G की वैल्यू चेंज करती है क्या मास और इसके ऊपर? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं बदलती। The value of capital G does not depend upon the nature or the size of the masses. ना नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, the force of attraction between a hollow spherical shell, the force of attraction between the hollow spherical shell of uniform density, the force of attraction between a hollow spherical shell
of uniform density and a point mass situated outside it, the force of attraction between a hollow spherical shell of uniform density and a point mass situated outside is taken just as if the entire mass of the shell is concentrated at the center of the shell. The entire mass of the shell is concentrated at the center of the cell. वो कह रहा है कि एक खोखला आपने एक स्फेरिकल शेल ले रखा है, तो उसमें अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का अगर वो मास है, तो आप उसकी जगह पर अगर उतना ही मास का उसके सेंटर पर एक बॉडी डाल देते हैं, तो वो भी उसी प्रकार से काम करता है जैसा कि वो शेल काम करेगा. तो शेल के जगह पर आप उसके सेंटर पर उतना ही मास का अगर कोई बॉडी डाल दें, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा जितना उस शेल और उस छोटे से मास जो उसके बाहर है उसके बीच में होगा. तो ये जस्ट एक पॉइंट दिया गया है कि कल को अगर आपको कोई न्यूमेरिकल पूछने टाइम पे इस तरह से घुमा के अगर पूछ दे तो आप उसको आंसर करने के पोजीशन में होने चाहिए. ठीक है, हेडिंग डालिए वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यहां तक रखते हैं आज की क्लास में. अगली क्लास में इससे आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.